नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है पणजी गोवा से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। दुनिया में इंसान को सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एक ही माँ से पैदा हुए भाई बहन कभी नहीं मिलते। भाई बहन का प्यार दुनिया के लिए एक मिसाल है। भाई अपनी बहन को इतना प्यार करता है कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। बहन भी शादी के बाद ससुराल चली जाती है तो हमेशा अपने भाई की खुशी की कामना करती रहती है। लेकिन आज की इस रंग बदलती दुनिया में मुंबई के रहने वाले दो भाइयों रविंदर वेर्लेकर और मोहनदास वेर्लेकर ने अपनी सगी बहन सुनीता वेर्लेकर को 20 सालों तक एक अंधेरी कोठरी में कैद करके रखा। बिना किसी कसूर के उसने उस कोठरी में जो जिंदगी गुजारी, उसे जानकर हर किसी का मन द्रवित हो उठेगा। 11 जुलाई 2017 की बात है। हमेशा की तरह उस दिन भी सवीना मार्टिस अपनी संस्था के ऑफिस में समय से पहुंच गई थी। वो अपने कंप्यूटर पर आए ईमेल मैसेज चेक करने लगी। मैसेज को पढ़ते पढ़ते उनकी नज़र एक निवेदन पर आकर रुक गई। वो निवेदन बहुत ही गंभीर और अत्यंत मार्मिक था। किसी अजनबी व्यक्ति द्वारा भेजे गए उस मैसेज को पढ़कर सवीना मार्टिस सन्न रह गई। उन्हें उस संदेश पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ऐसे भी लोग हैं जो इंसान और इंसानियत के नाम पर कलंक है। सवीना मार्टिस गोवा के पणजी शहर की एक जानी मानी समाज सेवी संस्था की अध्यक्ष है। उनकी संस्था नारी उत्पीड़न रोकने का काम करती है। ऑनलाइन भेजे गए उस मार्मिक संदेश में उस व्यक्ति ने लिखा था कि पणजी बांदोली गांव सुपरमार्केट के आगे एक बंगले के पीछे बनी कोठरी में सुनीता वेर्लेकर नाम की महिला कई सालों से कैद है। मेरी आपसे विनती है कि आप उसकी मदद करके उसे कैद से मुक्त कराएं। सवीना मार्टिस ने उस ईमेल मैसेज का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास रख लिया। अपने सहयोगियों के साथ बांदोली गांव जाकर उस मैसेज की सच्चाई का पता लगाया। इसके बाद उन्होंने पणजी महिला पुलिस थाने जाकर वहां की महिला थाना प्रभारी रीमा नायक से मुलाकात करके उन्हें पूरी बात बताकर ईमेल मैसेज का प्रिंट उनके सामने रख दिया। सवीना ने सुनीता वेर्लेकर को बंदी बनाकर रखने वाले उसके दोनों भाइयों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाकर उसे कैद से मुक्त कराने की मांग की। थाना प्रभारी रीमा नायक ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जानकारी अपने सीनियर अधिकारियों को दी। अधिकारियों का निर्देश मिलते ही वो पुलिस टीम के साथ तुरंत घटनास्थल की तरफ रवाना हो गई। जिस समय पुलिस टीम बताए गए पते पर पहुंची, उससे पहले ही समाज सेवी संस्था के सदस्य, डॉक्टर, प्रेस वाले और एम्बुलेंस भी वहां पर पहुंच चुकी थी। पुलिस टीम और संस्था के सदस्यों को पहले तो सुनीता वेर्लेकर के दोनों भाइयों और भाभियों ने गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि सुनीता कई साल पहले पागल होकर कहीं चली गई थी, पर पुलिस और संस्था के सदस्यों को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उनके मकान की तलाशी ली तो एक मकान में ताला बंद मिला। उस मकान से तेज बदबू आ रही थी। थाना प्रभारी को शक हुआ कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने उस मकान का ताला खोलने को कहा तो वे आनाकानी करने लगे। पुलिस ने उन्हें डांटा तो उन्होंने मकान का ताला खोल दिया। मकान का गेट खुलते ही अंदर से दुर्गंध का ऐसा झोंका आया जिससे वहां लोगों का खड़ा रहना दुर्बल हो गया था। सभी को अपनी अपनी नाक पर रुमाल रखना पड़ा। मकान के एक कमरे में पुलिस कर्मियों ने झांक कर देखा तो उसमें एक महिला बैठी थी। उससे बाहर आने को कहा गया तो वो चारपाई से उठकर एक कोने में चली गई। वो सुनीता वेर्लेकर थी। संस्था के सदस्य और पुलिस नाक पर रुमाल रखकर कमरे के अंदर गई। अंदर का दृश्य देखकर सभी स्तंभ रह गए। कमरे के एक कोने में डरी सहमी सुनीता वेर्लेकर दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपाए बैठी थी। उसके बदन पर कपड़े भी नाम मात्र के थे। यही वजह थी कि शर्म की वजह से वो बाहर आने को तैयार नहीं थी। संस्था के सदस्यों ने उसे कपड़े लाकर दिए तो वो उन्हें पहनकर कोठरी से बाहर आई। पिछले 20 सालों से एक कमरे में कैद सुनीता ने बाहर आकर उजाला देखा तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाई। खुशी से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो बेहोश जैसी हो गई। संस्था के सदस्यों ने उसे संभाला और पीने को पानी दिया। घटना स्थल पर मौजूद डॉक्टरों ने सुनीता का सरसरी तौर पर मुआयना किया और उसे एम्बुलेंस में लिटा दिया। डॉक्टर उसे पहले गोवा के आयुर्वेदिक मेडिकल अस्पताल ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद वहां के डॉक्टरों ने उसे बांदोली के मानसरोवर अस्पताल भिजवा दिया। सुनीता का परीक्षण किया गया तो वो मानसिक रूप से ठीक पाई गई। उपचार के बाद अस्पताल से उसे छुट्टी दे दी गई।
सुनीता को अस्पताल भेजकर पुलिस और संस्था के सदस्यों ने कमरे का निरीक्षण किया जिसमें सुनीता रहती थी, तो पाया कि उस कमरे में सुनीता की जिंदगी बद से बदतर बनी हुई थी। वो उसी कमरे में नित्य क्रिया करती थी, जिसके कारण कोठरी में कीड़े मकोड़ों और मच्छरों की भरमार थी। पता चला कि पिछले 20 सालों से सुनीता नहाई भी नहीं थी। उसके खाने के लिए एक टूटी प्लेट और सोने के लिए एक चारपाई थी। उसे खाना दरवाजा खोलकर देने के बजाय दरवाजे की निकली हुई एक पट्टी के बीच से ऐसे डाला जाता था जैसे किसी कुत्ते बिल्ली को दिया जाता है। घटना स्थल का बारीकी से मुआयना करने और आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस टीम ने सुनीता के भाई रविंदर विरलेकर, मोहनदास विरलेकर, भाभी अनीता विरलेकर और अमिता विरलेकर को हिरासत में ले लिया। थाने में जब इन सभी से पूछताछ की गई तो सभी ने अपना अपराध स्वीकार कर सुनीता पर किए गए अत्याचारों की जो कहानी सुनाई वो कुछ इस प्रकार से थी। 45 साल की सुनीता जितनी ही सुंदर थी उतनी ही महत्वाकांक्षी भी। पिता का नाम रामदेव विरलेकर था। सुनीता विरलेकर उनकी इकलौती बेटी थी जिसे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। रामदेव के परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे रविंदर और मोहनदास थे। दोनों की शादियां हो चुकी थी। घर में सबसे छोटी होने की वजह से सुनीता दोनों भाभियों अनीता और अमिता की भी लाडली थी। सुनीता ने भी भाइयों की ही तरह पणजी के कॉलेज से पढ़ाई की। अच्छे नंबरों से 12वीं पास करने के बाद वो उच्च शिक्षा हासिल कर अपना भविष्य तय करना चाहती थी, लेकिन माता पिता इस पक्ष में नहीं थे। पुरानी सोच वाले माता पिता का मानना था कि बेटियों को अधिक पढ़ाना ठीक नहीं है। उन्होंने उसकी पढ़ाई बंद करा दी। 20 साल की उम्र में माता पिता उसके लिए योग्य वर की तलाश में जुट गए। अपनी जान पहचान वालों के माध्यम से शीघ्र ही उन्हें सुनीता के लिए लड़का भी मिल गया था। लड़के का नाम था रामचंद्र सिरोडकर। मुंबई की एक निजी कंपनी में वो नौकरी करता था। उसके घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक थी। सुनीता के पिता रामदेव को ये रिश्ता पसंद आ गया। इसके बाद सामाजिक रीति रिवाज से दोनों की शादी कर दी गई। ये 25 साल पहले की बात है। शादी के बाद रमेश चंद्र और सुनीता मुंबई में हंसी खुशी से रहने लगे। 2-3 साल कैसे गुजर गए उन्हें पता ही नहीं चला। इसके बाद समय जैसे ठहर सा गया था, क्योंकि सुनीता इतने सालों बाद भी मां नहीं बन सकी थी, जिसकी वजह से रमेश चंद्र उदास रहने लगा था और धीरे धीरे सुनीता से दूर जाने लगा। सुनीता भी इस बात को लेकर काफी दुखी थी। एक दिन ऐसा आया कि रमेश चंद्र की जिंदगी में दूसरी लड़की आ गई। उस लड़की के आने के बाद रमेश चंद्र काफी बदल गया। अब वो आए दिन सुनीता को प्रताड़ित करने लगा। उसने सुनीता के साथ मारपीट भी शुरू कर दी। उसके चरित्र पर भी कीचड़ उछालने लगा। उसी लड़की की वजह से एक दिन वो सुनीता को उसके मायके ये कहकर छोड़ आया कि सुनीता का किसी लड़के से चक्कर चल रहा है। सुनीता को मायके पहुंचाकर रमेश चंद्र ने उस लड़की से शादी कर नई गृहस्थी बसा ली। इसके बाद वो सुनीता को भूल गया। रमेश चंद्र जिस तरह सुनीता पर घिनौना लांछन लगाकर मायके छोड़ आया था, उससे विरलेकर परिवार काफी दुखी था। सुनीता भी पति के इस आरोप और व्यवहार से इस प्रकार आहत थी कि उसका हंसना मुस्कुराना सब बंद हो गया था। वो उदास और खोई खोई सी रहने लगी थी। उसकी आंखों से अक्सर आंसू बहते रहते थे। उसकी मां शादी के कुछ दिनों पहले ही उसे छोड़कर चली गई थी। एक पिता ही था जो बेटी के मन की स्थिति को समझता था। रामदेव बेटी का पूरा ख्याल रखते थे। वो उसे समझाते बुझाते रहते थे। पिता भी अपनी लाडली बेटी का दुख अधिक दिनों तक सहन नहीं कर सके और एक दिन बेटी के दर्द को सीने से लगाकर हमेशा हमेशा के लिए ये संसार छोड़ गए। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। पिता की मौत के बाद सुनीता अकेली रह गई। एक तरफ पति की बेवफाई और दूसरी तरफ पिता की मौत ने सुनीता को तोड़कर रख दिया था। अब सुनीता की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। दोनों भाइयों और भाभियां उसकी उपेक्षा करने लगी। इससे सुनीता का स्वभाव चिड़चिड़ा सा हो गया। वह अपने प्रति लापरवाह हो गई। वह अक्सर अकेली बैठकर बड़बड़ाती रहती। जहां बैठती वहां घंटों घंटों बैठी रह जाती। जहां जाती वहां से जल्दी लौटकर नहीं आती। रात दिन उसके लिए कोई मायने नहीं रह गया था। सुनीता के इस व्यवहार से उसके भाइयों और भाभियों ने उसका ध्यान रखने के बजाय उसे पागल करार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर एक दिन बिना किसी कसूर के उसके भाइयों और भाभियों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। 10 बाई 10 फुट के उस कमरे में हमेशा अंधेरा रहता था।
इसके बाद भाई और भाभीियों ने ये अफवाह फैला दी कि सुनीता पागल होकर पता नहीं कहाँ चली गई है। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। सुनीता उस अंधेरी कोठरी में रहकर अपने भाइयों और भाभीियों द्वारा दी गई सजा काट रही थी। भाभियां तो दूसरे घरों से आई थी, लेकिन भाई तो अपने थे। ताज्जुब की बात यह थी कि उन सगे भाइयों का दिल भी इतना कठोर हो गया था कि उन्हें उस पर दया नहीं आई। वे बड़े बेदर्द हो गए थे। अंधेरी कोठरी में कैद सुनीता पर उसके भाई भाभी जिस प्रकार का जुर्म ढा रहे थे, उस प्रकार का तो अंग्रेजी हुकूमत ने भी शायद अपने कैदियों पर नहीं ढाया होगा। घर का जूठा और बचा कुचा खाना ही उसे कोठरी के अंदर पहुंचाया जाता था। नित्य क्रिया के लिए भी उसे उसी कोठरी के कोने का इस्तेमाल करना पड़ता था। ना तो नहाने के लिए पानी मिलता था और ना पहनने के लिए कपड़े और ना सोने के लिए बिस्तर था। उस कोठरी में इंसान तो क्या जानवर भी नहीं रह सकता था। यदि उसे वहां से मुक्त नहीं कराया जाता तो एक दिन उसका शव ही बाहर आता। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पुलिस ने सुनीता को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे गोवा के प्रोभरी प्रायदोरिया आश्रम गृह भेज दिया गया। पुलिस ने पूछताछ के बाद सुनीता विरलेकर के बड़े भाई रविंदर विरलेकर, छोटे भाई मोहनदास, भाभी अमिता और अनीता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन चारों को जेल भेज दिया गया था। फिलहाल उन चारों की जमानत हो चुकी थी और वे चारों के चारों जेल से बाहर आ चुके थे। सुनीता विरलेकर गोवा के आश्रम में थी, जहां उसकी अच्छी देखरेख हो रही थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।